Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. Friends, we are discussing on depreciation account. अब तक हमने एन्युइटी मेथड से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। आज मैं आपके सामने ला रही हूँ सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड को ही हम डेप्रिसिएशन फंड मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में सॉल्व प्रॉब्लम लेकर आई हूँ मैं फिर से एक बार, लेकिन इस बार मेथड जो है वो मेथड अलग रहेगी, यानी कि सिंकिंग फंड मेथड या डेप्रिसिएशन फंड मेथड से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी प्रॉब्लम की। किसी भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले ज़रूरी होता है अकाउंटिंग प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना। तो सबसे पहले हम केयरफुली रीड करेंगे हमारी प्रॉब्लम को। आपके सामने प्रॉब्लम दिख रहा है। ऑन 1 जनवरी 2015 द राठी कंपनी लिमिटेड एक्वायर्ड अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी फॉर ₹50,000 फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years. A company decided to provide for its replacement by setting up a depreciation fund. The expected rate of interest on investments is 10% per annum. The sinking fund table shows that an annual payment of ₹0.30211 at 10% per annum compound interest will amount to ₹1 in 3 years. On 31st December 2017, the investments were sold at book value. Give depreciation fund account, depreciation fund investment account, leasehold property account. अब जैसे कि हम सिंकिंग फंड से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंकिंग फंड मेथड में हमें इन्वेस्टमेंट्स बनानी होती है और हमें रिप्लेसमेंट देना होता है डेप्रिसिएशन फंड के ज़रिए। तो इस प्रॉब्लम में जो छिपी हुई इन्फॉर्मेशन है उसे हम फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है कि 1 जनवरी 2015 को लीज होल्ड प्रॉपर्टी एक्वायर की गई थी ₹50,000 के लिए और 3 साल के लिए ये प्रॉपर्टी ली गई थी और कंपनी ने उसी वक्त डिसाइड कर दिया था कि इसका जो रिप्लेसमेंट होगा वो डेप्रिसिएशन फंड को सेट करके रिप्लेसमेंट हमें देना है। अब जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट पर वो था 10% पर एनम का, यानी कि जो डेप्रिसिएशन फंड हम बनाएंगे उसकी हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी और जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट रेट देना होगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 10% पर एनम का। अब जो सिंकिंग फंड टेबल होता है उसमें जो वैल्यू शो होती है हमारी एनुअल पेमेंट की वो दी गई है ₹0.30211। अब ये जो रिप्लेसमेंट है वो ₹1 का रिप्लेसमेंट है जो कि टेबल वैल्यू हमें यहाँ पर दी गई है। उसके आगे हमें ये बताया गया है कि 31 दिसंबर 2017 को इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी गई थी बुक वैल्यू के साथ, यानी कि 2017 में हमें इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर देना है। और अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बताना है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बताना है और साथ ही साथ लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट भी बनाना है। तो सिंकिंग फंड मेथड या फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड जिसे हम कहते हैं उसमें ये तीनों भी अकाउंट बनाने ज़रूरी हो जाते हैं क्योंकि इन तीनों अकाउंट्स में हमें एंट्रीज करनी होती है। तो चलिए प्रॉब्लम हमें समझ आ गया है। अब हम चलते हैं हमारी एक एक अकाउंट के तहत। अब जैसे कि मैं आपके सामने स्लाइड्स शेयर कर रही हूँ तो सारे अकाउंट्स मुझे एक साथ दिखाने पॉसिबल नहीं होंगे, तो मैं एक एक अकाउंट को आपके सामने रखूँगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन की, यानी कि जो प्रोविज़न करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेप्रिसिएशन के लिए उसका कैलकुलेशन कैसे रहेगा वो हम पहले देखेंगे। अब जैसे कि हमें बताया गया है प्रॉब्लम में कि जो अमाउंट रिक्वायर्ड होती है रिप्लेसमेंट ऑफ ₹1 के लिए वो है एनुअल प्रोविजन ₹0.30211 का, लेकिन अब जो हमारी अमाउंट है रिप्लेसमेंट की वो है हमारी ₹50,000 की। तो एनुअल प्रोविजन हमारा कितना होगा? तो इस तरह से इक्वेशन को डालने के बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हमारा जो 0.30211 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारी कॉस्ट ऑफ एसेट के साथ
और जो अमाउंट आएगी वो होगी हमारी एनुअल प्रोविजन की अमाउंट, यानी कि 15,105.02। अब जैसे कि हमें पता है जो टेबल वैल्यू दी गई होती है हमें, उसे हमें मल्टीप्लाई करना होता है हमारी एसेट की कॉस्ट को दिए हुए रेट के साथ और नंबर ऑफ ईयर्स के लिए। तो उस पर से जो अमाउंट आती है वो हमारी एनुअल प्रोविजन हो जाती है। सो यहाँ पर इस प्रॉब्लम में हमारे पास 15,105.50 की जो अमाउंट है वो हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन होगा, एनुअल प्रोविजन होगा हमारी डेप्रिसिएशन के लिए। तो चलिए अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, हम देखेंगे डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को। अब डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट का फॉर्मेट आप सभी के सामने है। लेजर अकाउंट है तो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होगा। डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन डेबिट साइड, साथ ही साथ डेट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन क्रेडिट साइड यहाँ पर दिख रहा है। अब जो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट हम बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो हमारा जो एनुअल कंट्रीब्यूशन होता है उसे सेट असाइड कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें हमारी एनुअल कंट्रीब्यूशन को देना होगा। जैसे कि हमें बताया गया है कि डेप्रिसिएशन फंड के ज़रिए आपको डेप्रिसिएशन की अमाउंट को रिप्लेस करना है या फिर फिक्स्ड एसेट में हमें ये अमाउंट को साइड में रख देना है। तो हमें ये जो अमाउंट देनी है वो हम एट द एंड ऑफ द ईयर देंगे। तो 1 जनवरी 2015 को हमने लीज होल्ड प्रॉपर्टी ली थी, तो 1 जनवरी 2015 से हमारे अकाउंट शुरू हो जाएंगे। अब जैसे कि हम जो एनुअल कंट्रीब्यूशन है वो ईयर एंड को असाइड करेंगे, तो 31 दिसंबर 2015 को हमें ये एनुअल डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो असाइड करनी है। अब ये जो अमाउंट हम असाइड करेंगे वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही इसकी एंट्री होगी। तो हमारी जो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में क्रेडिट साइड में होगी, वो है 31 दिसंबर 2015 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट जो सेट की गई है वो है 15,105.50। ये अभी अभी हमने कैलकुलेट कर ली थी। अब 2015 यानी कि फर्स्ट ईयर में हमें सिर्फ अमाउंट असाइड कर देना होता है और इस अमाउंट को अब हमें इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना होता है, जिसकी एंट्री आएगी हमारी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। वो अकाउंट में ये अकाउंट होने के बाद आपके सामने रखूँगी। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन फंड को देख लेते हैं कि फर्स्ट ईयर में हमने सिर्फ एनुअल कंट्रीब्यूशन को असाइड कर दिया है और फर्स्ट ईयर में और दूसरा कुछ भी नहीं होगा। फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि 31 दिसंबर 2015 को इन्वेस्टमेंट बन रही है, यानी कि साल के आखिरी दिन इन्वेस्टमेंट बन रही है, तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इस साल का। तो चलिए हम 2015 की अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। 15,105 रुपीज़ से ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा और बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा हमारे पास 15,105.50 से। तो इस तरह से हमारा 2015 का अकाउंट जो है वो क्लोज हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन था डेबिट साइड में, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा क्रेडिट साइड को नेक्स्ट ईयर में। सो 1 जनवरी 2016 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,105.50। अब पिछले साल जो हमने एनुअल कंट्रीब्यूशन असाइड कर दिया था उसकी हमने इन्वेस्टमेंट बना दी थी। अब जो इन्वेस्टमेंट बनी है उसके ऊपर इस साल में हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर वो इन्वेस्टमेंट बनी है और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट का जो रेट है वो 10% पर एनम हमारी प्रॉब्लम में हमें दिया हुआ है। तो 15,105.50 पर 10% इंटरेस्ट हमें दिखाना पड़ेगा। तो ये जो 10% इंटरेस्ट है वो डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट को आता है। तो क्रेडिट साइड में हम इसकी भी एंट्री ले लेंगे 31 दिसंबर 2016 को बाय बैंक अकाउंट 1,510.55। ये है हमारा इंटरेस्ट। मैंने आपके समझने के लिए ब्रैकेट में भी लिख दिया है इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इस तरह से इस इंटरेस्ट की अमाउंट हमें मिल जाएगी। अब ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट की, वो अमाउंट है पिछले साल की गई इन्वेस्टमेंट पर मिली हुई अमाउंट। तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। अब 2016 का एनुअल कंट्रीब्यूशन असाइड करना अभी भी पेंडिंग है। तो सबसे पहले हम 2016 का एनुअल कंट्रीब्यूशन अब पेड कर देते हैं। सो 31 दिसंबर 2016 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं जो एनुअल कंट्रीब्यूशन सेट किया गया था वो है 15,105.50, यानी कि ये अमाउंट हमने कैलकुलेट करके पहले ही रख दी थी। तो यहाँ पर अब हम 15,105.50 को फिर से असाइड कर देंगे।
अब देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने 3 अमाउंट दिख रहे हैं। जो पिछले साल का बैलेंस ब्रॉट डाउन था वो एक बैलेंस यहाँ पर दिख रहा है। पिछले साल की इन्वेस्टमेंट पर हमें 10% इंटरेस्ट मिला था, वो इंटरेस्ट भी आपको क्रेडिट साइड में दिख रहा है। और इस साल का जो एनुअल कंट्रीब्यूशन हमने साइड में रखा है वो वाली अमाउंट भी आपको यहाँ पर दिख रही है। तो इसी के साथ हम हमारी अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और हमारी डेबिट साइड में आ जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 31,721.55 रुपीज़ से हमारा जो अकाउंट है वो क्लोज हो रहा है। सो हमारा बैलेंस कैरिड डाउन जो है वो भी उतना ही आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में किसी भी तरह की कोई भी एंट्री नहीं है। अब जो बैलेंस कैरिड डाउन था 31 दिसंबर 2016 का, वो ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1 जनवरी 2017 को। तो 1 जनवरी 2017 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर देंगे 31,721.55। अब फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे कि हमें पता है कि इंटरेस्ट हमें मिला था लास्ट ईयर और एक अमाउंट जो है वो अमाउंट भी हमने असाइड रख दी थी। अब जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट प्लस जो अमाउंट हमने एनुअल कंट्रीब्यूशन की निकाली थी वो अमाउंट, ये दोनों मिलकर सेकेंड ईयर की हमारी इन्वेस्टमेंट बनेगी। यानी कि इन दोनों अमाउंट को लेकर हमें इन्वेस्टमेंट बनाना है। यानी कि अगर दूसरी वर्ड्स में हम बताएं तो मैं ऐसे कहना चाहूँगी कि इंटरेस्ट की जो अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट की अमाउंट भी री इन्वेस्ट की जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट में। तो अब जो इंटरेस्ट हमें देना है वो देना है 15,105.50 जो कि एनुअल कंट्रीब्यूशन था उसके ऊपर, और साथ ही साथ 1,510.55 यानी कि इन दोनों अमाउंट पर हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो इन दोनों की मिलकर जो अमाउंट आएगी उस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट होगा उसके 10% इंटरेस्ट हमें देना है। तो इन दोनों की अमाउंट मिलकर अब हमें जो इंटरेस्ट देना होगा, या फिर शॉर्ट में अगर हम देख ले तो हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन भी आया गया था 31,721.55 का, उतनी इन्वेस्टमेंट हमारी बन गई है। जैसे कि हमें पता है फर्स्ट ईयर में 15,105.50 की इन्वेस्टमेंट बनी थी और सेकेंड ईयर में उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला था और सेकेंड ईयर का एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन भी बन गया था। तो इन तीनों को मिलाकर अभी हमारी नई इन्वेस्टमेंट बन गई है। तो नई इन्वेस्टमेंट पर हमें 10% जो है वो इंटरेस्ट पेड करना है। तो हमारी अमाउंट बन गई थी इन्वेस्टमेंट की 31,721.55, तो उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट आ जाता है 3,172.16 रुपी। तो 31 दिसंबर 2017 को हम बाय बैंक अकाउंट यानी कि इंटरेस्ट की एंट्री कर देंगे यहाँ पर 3,172.16 रुपीज़ से, और 2017 को हम एनुअल कंट्रीब्यूशन भी असाइड कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,106.29। अब देखिए हमारा एनुअल कंट्रीब्यूशन था 15,105.50 का, लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट है वो अमाउंट अलग दिख रही है। तो इसकी एक वजह है जो मैं आपको बताऊंगी। इंटरेस्ट देने के बाद हम लास्ट ईयर में काम कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लीज हमारी ख़त्म हो रही है और लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन फंड जो होता है वो हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी के नाम पर चला जाता है, यानी कि वहाँ पर हमें उस अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो 31 दिसंबर 2017 को डेबिट साइड में एंट्री हो जाएंगी हमारी टू लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, क्योंकि इसमें जो है वो एक्यूमुलेटेड जो हमारा डेप्रिसिएशन है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे। और हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी जो थी वो थी 50,000 रुपीज़ की, यानी कि उसका बुक वैल्यू जो है वो 50,000 रुपीज़ का है। तो डेबिट साइड में अमाउंट हमारी आती है 50,000 रुपीज़ और हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाता है 50,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेशन के फ़र्क से एक माइनर थोड़ा सा हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर देते हैं हमारी एनुअल कंट्रीब्यूशन को सेट करते हुए। जैसे कि हमें ध्यान में आ रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 1 रुपये के आसपास की अमाउंट को हमें एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वो एडजस्टेड अमाउंट जो है वो अमाउंट से हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह से हमारा डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट जो है वो रेडी हो जाता है और डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट में हम हर साल एनुअल कंट्रीब्यूशन को असाइड कर देते हैं और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट बन गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी सेकेंड अकाउंट के साथ, जो है डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अब डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट तब बनेगा जब हम एनुअल कंट्रीब्यूशन को असाइड कर देंगे, और जैसे ही हम एनुअल कंट्रीब्यूशन को असाइड कर देते हैं तो उसी के साथ उसी समय उसकी हम इन्वेस्टमेंट बना देते हैं, ताकि वो एक साइड बाय साइड बनी रहे और उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिलता रहे और वो अमाउंट जो है वो हमें रिप्लेसमेंट के लिए अवेलेबल हो सके। तो 31 दिसंबर 2015 को हमने फर्स्ट एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो असाइड कर दिया था, तो उसकी इन्वेस्टमेंट अब हम यहाँ पर बनाते हैं। तो आप डेबिट साइड में देख सकते हैं 31 दिसंबर 2015 को टू बैंक अकाउंट परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमने वो जो एनुअल कंट्रीब्यूशन था उससे एक इन्वेस्टमेंट बना दी है आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में। तो पहली इन्वेस्टमेंट हमारी बन जाती है 15,105.50 की। 2015 में हमने एक ही इन्वेस्टमेंट बनाई है, तो यहाँ पर हमारा अकाउंट क्लोज हो जाता है इसी के साथ, और क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन दिखेगा हमें, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 15,105.50 का, और हमारा 2015 का अकाउंट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट है बैलेंस कैरिड डाउन की वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर, यानी कि 1 जनवरी 2016 में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,105.50। अब ये 1 जनवरी को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। अब इसी के साथ हम लोग 31 दिसंबर 2016 को नई इन्वेस्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि 31 दिसंबर 2016 को एनुअल कंट्रीब्यूशन साइड में रखा गया था, और जो एनुअल कंट्रीब्यूशन साइड में रखा गया था उसकी हमें फिर से इन्वेस्टमेंट बनानी होती है। साथ ही साथ 31 दिसंबर 2016 को जो 31 दिसंबर 2015 को इन्वेस्टमेंट बनाई गई थी उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी मिला था, तो वो जो इंटरेस्ट की अमाउंट है उस इंटरेस्ट की अमाउंट को भी हम इस इन्वेस्टमेंट के अमाउंट में ऐड कर देंगे, और दोनों की मिलाकर एक नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बन जाएगी। तो 31 दिसंबर 2016 को टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपकी समझ के लिए मैंने यहाँ पर नोट लिख दी है कि एनुअल कंट्रीब्यूशन जो है वो है 15,105.50 का, और प्लस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो लास्ट इन्वेस्टमेंट पर हमें मिला था वो है 1,510.55 रुपीज़ का। तो इन दोनों की मिलाकर इस साल नई इन्वेस्टमेंट बन जाएगी जो है 16,616.05 की। तो इस तरह से बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 15,105.50, और नई इन्वेस्टमेंट बन गई 16,616.05 रुपीज़ की। इसी के साथ 2016 के इन्वेस्टमेंट बन गए हैं, अकाउंट हम क्लोज कर देंगे। क्रेडिट साइड में बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा 31 दिसंबर 2016 को। सो बैलेंस कैरिड डाउन 31,721, और सेम अमाउंट से हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। अब ये जो अमाउंट है कैरिड डाउन की वो ब्रॉट फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में और लास्ट ईयर में। जैसे कि हम जानते हैं कि 3 ईयर की लीज थी और ये लास्ट ईयर है, तो 1 जनवरी 2017 को बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा 31,721.55। अब जैसे कि ये लास्ट ईयर है, तो लास्ट ईयर में हम किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट परचेस नहीं करते हैं, अदर देन हम लास्ट ईयर में हमारी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं। तो लास्ट ईयर में हम हमारी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे। सो 31 दिसंबर 2017 को सेल की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे बाय बैंक अकाउंट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 31,721.55। जैसे कि हमें बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट को हमें बुक वैल्यू पर सोल्ड करना है, तो हमने बुक वैल्यू पर ही उसे सेल कर दिया है यहाँ पर, और इसी के साथ 2017 का अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। याद रखिए फ्रेंड्स कि फर्स्ट ईयर में इंटरेस्ट नहीं मिलता है और लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट नहीं बनती है, क्योंकि लास्ट ईयर में हम इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं और आया हुआ जो कोई भी फंड रहेगा उस फंड से हम रिप्लेसमेंट करते हैं हमारी एसेट का। तो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को बना लिया है। चलिए अब नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट, यानी कि हमारा फिक्स्ड एसेट का अकाउंट। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हमें प्रॉब्लम में बताया गया है 1 जनवरी 2015 को हमने प्रॉपर्टी परचेज की थी, तो हमारी एंट्री हो जाती है 1 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 50,000 से। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेबिट साइड में एंट्री कर दी है 1 जनवरी 2015 को टू बैंक अकाउंट 50,000 रुपीज़ से। लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट में सिर्फ एक ही एंट्री होगी, सो अकाउंट हम क्लोज कर देते हैं। तो क्रेडिट साइड में हमारे पास बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा 50,000 का, सो ये 50,000 की अमाउंट यहाँ पर बनी रहेगी।
अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉट डाउन बन जाएगा, यानी कि 1 जनवरी 2016 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 और उसी के साथ बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हमने कोई प्रॉपर्टी को परचेस नहीं किया है या किसी प्रॉपर्टी को सेल भी नहीं किया है इस प्रॉपर्टी को, तो ये अमाउंट वैसी ही रहेगी। सो बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 और अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब ये जो बैलेंस कैरिड डाउन है वो 2017 में बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 50,000 से, और 31 दिसंबर 2017 को ये जो अमाउंट है वो हम डेप्रिसिएशन फंड को ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि इससे ही हमें रिप्लेसमेंट देना है और सिंकिंग फंड मेथड से हम डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड करेंगे। सो लास्ट ईयर जब लीज ख़त्म होगी उस समय पर हम 31 दिसंबर 2017 को ये जो अमाउंट है हमारी लीज होल्ड प्रॉपर्टी की उसे ट्रांसफ़र कर देंगे डेप्रिसिएशन फंड में। सो 50,000 यहाँ पर आएगा और अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट भी खोला है, डेप्रिसिएशन फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खोला है और साथ ही साथ लीज होल्ड प्रॉपर्टी अकाउंट को भी खोल दिया है। तो ये मेथड जो है वो डबल पर्पज़ को सॉल्व करती है। इसमें हम डेप्रिसिएशन तो प्रोवाइड करते ही हैं, साथ ही साथ हम फंड भी प्रोवाइड करते हैं एसेट की रिप्लेसमेंट के लिए एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हर साल हम जो हमारी अमाउंट होती है जो राइट ऑफ करते हैं डेप्रिसिएशन में, उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आता है जो सिक्योरिटीज़ में उसको भी हम री इन्वेस्ट कर देते हैं। और एट द एंड ऑफ स्पेसिफिक पीरियड, यानी कि एट द एंड ऑफ आवर लीज, हमारी जो सिक्योरिटीज़ हमने बनाई है उसे हम सोल्ड कर देते हैं और जो प्रोसीड्स आते हैं उसे यूज कर देते हैं हमारी नई एसेट को एक्वायर करने के लिए। तो इसी तरह से हमारे इन तीनों अकाउंट को मैंने सॉल्व कर दिया है। बहुत ही आसानी से हम ये डेप्रिसिएशन फंड मेथड को यूज कर देते हैं हमारी डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिंकिंग फंड मेथड या फिर डेप्रिसिएशन फंड मेथड से प्रॉब्लम समझ आ गया हो। आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आपके डाउट लिखना ना भूलें, मैं आपको आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। फ्रेंड्स, इन प्रॉब्लम्स को, इन सारी मेथड्स को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सबको इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ इजीली डील करने आ जाए और इजीली इसका सॉल्यूशन देने आ जाए। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें और आप उनकी स्टडी करके अपने करियर को अचीव कर सकें। सो फ्रेंड्स, मैं फिर से मिलूंगी सिंकिंग फंड मेथड के नए प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए इस प्रॉब्लम को देखते रहिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।